एक अद्भुत राज्य में जहाँ खुशियाँ और शांति का निवास था, जहाँ लोग एक समय पूर्ण सौहार्द के साथ रहा करते थे, वहाँ एक अनजान बीमारी फैल रही थी। एल्ड्रन, हमें आपकी मदद चाहिए। एक अजीब सी बीमारी पूरे गांव में फैल गई है और हमें नहीं पता कि क्या करें। मिली एल्ड्रन से महल का एक गुणी चिकित्सक, जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा था, जो कि खुद एक जाने माने जादुई चिकित्सक हुआ करते थे। अब चिंता मत कीजिए, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। शायद इसमें कुछ हो जिससे मदद मिल जाए। एल्ड्रन अपने पिता की पुरानी किताबों में खोज करने लगा ताकि उसे बीमार गांव वालों की मदद के लिए जानकारी मिल सके। बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जल्द ही महल तक भी पहुंच गई। महाराज, ये बीमारी पूरे गांव में तेजी से फैल रही है। इससे पहले ये राजमहल तक पहुंच जाए, हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। ये तो काफी चिंताजनक समाचार है। हम इस तरह अपनी प्रजा को कष्ट में नहीं देख सकते। एल्ड्रन द हीलर को बुलाया जाए। हम इस मामले में उससे कुछ सलाह लेना चाहेंगे। महाराज, मैं अपने पिता के बताए गए प्राचीन उपचारों को अभी भी समझ रहा हूँ, लेकिन इस दवाई को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो मिलना मुश्किल है। इसीलिए मैं बहुत थोड़ा ही बना पाया हूँ। ये तो बहुत दुख की बात है। अगर इसकी मात्रा सीमित है तो हमें इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना होगा। ये दवाई तुम मुझे दे दो, मैं इसे अपने परिवार के लिए बचा के रखूंगा। लेकिन महाराज, गांव वाले बहुत परेशान हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे फैसले पर सवाल उठाओ। सैनिकों, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। और इस तरह खुद को बचाने के लिए और स्वार्थ के चलते राजा ने एल्ड्रन को काल कोठरी में बंद कर दिया। इसी दौरान अगले दिन एक शाही नौकरानी बीमार पड़ गई और उसकी बेटी लिली बहुत चिंतित हो गई। लिली एक खास लड़की थी जिसे सपनों का तोहफा मिला था। उसका मन उसे महल तक ले गया और उसे सारी सच्चाई पता चल गई। माँ, मुझे पता चल गया। महाराज के पास आपको सही करने की दवा है। मैं उनके पास जा रही हूँ। महाराज, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे सपनों ने मुझे दिखाया कि आपके पास वो दवा है जिससे वो ठीक हो सकती हैं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेहरबानी करके वो दवा दे दीजिए। छोटी लड़की, तुम कैसी कल्पना और सपनों वाली बातें कर रही हो? मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है और तुम्हें इस सच्चाई को समझना होगा। मगर राजकुमार लियो, जो एक दयालु नौजवान था, वो अपनी प्रजा की ये दुख दर्द देख नहीं पा रहा था। पिताजी, आपको लोगों को बचाना चाहिए। मेहरबानी करके ये दवाई उसे दीजिए जिसे इसकी जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ये फैसला तुम्हारी सुरक्षा और भले के लिए किया है। मेरे लिए मेरे परिवार से ज्यादा प्यारा और कोई नहीं है। लेकिन पिताश्री, लालच की वजह से वो सिर्फ दुख और कष्ट झेल रहे हैं। बेटा, अब तुम मुझे उल्टा जवाब देना बंद कर दो और मैं जानता हूँ कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। रात के अंधेरे में राजकुमार लियो अपने हाथों में दवा की बोतल लिए गांव जा पहुंचा। मेरे पिता के गुनाहों के लिए मुझे माफ कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दवाई आपको जल्दी से ठीक कर देगी। हाँ, तुम तो तंदुरुस्त लग रही हो। कैसा लग रहा है आज तुम्हें? महाराज, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, ये एक चमत्कार है। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने ये निष्कर्ष निकाला कि उस लड़की ने अपनी माँ के लिए ये दवा महल से चुराई होगी। ये गुस्ताख लड़की, इसने चोरी करने की हिम्मत कैसे की? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे मेरे भरोसेमंद नौकर मेरे साथ ऐसी गद्दारी कर सकते हैं। इन चोरों को काल कोठरी में डाल दो। कौन है वहाँ? वो एल्ड्रन था। उसने उस जादुई दवा और उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उन्हें वो सब कुछ बताया।
मुझे विश्वास है उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं जरूर है। उस रात राजकुमार लियो सो नहीं पाया। उसका मन उसके पिता द्वारा किए गए अन्याय से परेशान था। राजकुमार, राजकुमार, आपने यहाँ आने का जोखिम क्यों उठाया? मैं अभी अन्याय और नहीं सह सकता हूँ। और अब सुनो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजकुमार लियो ने अपनी तरकीब उन्हें बताई और उन सब ने ये तय किया कि वो लोगों की मदद करेंगे और राज्य में न्याय को फिर से स्थापित करेंगे। दूसरे दिन सूरज उगते ही पूरे राजमहल में राजकुमार लियो के दर्द से कराहने की आवाजें गूंज उठी। क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद कीजिए। ये काम क्यों नहीं कर रही है? इस दवा को क्या हो गया है? महाराज ने तुम्हें बुलाया है, हमारे साथ चलो। हे, चलो मुझे बताओ कि ये दवा मेरे बेटे पर काम क्यों नहीं कर रही है? क्या गड़बड़ हुई है इसमें? महाराज, वो जादू असल में दवाई में नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य में है जिसके लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब मैं इसे कैसे सही कर सकता हूँ? कृपया मेरे बेटे की मदद कीजिए। महाराज, क्योंकि आपने ये उस नौकरानी को देने से मना किया था, इसीलिए इसकी ताकत कम हो गई है। और अब इस दवाई की ताकत सिर्फ तभी लौट कर आएगी जब वो नौकरानी अपने पूरे दिल से इसे आपके बेटे को दे। राजा ने उस नौकरानी और उसकी बेटी को कालकोठरी से बुलवा लिया और पूरी विनम्रता से विनती की कि वो राजकुमार को ये दवा पिला दें। वो ये समझ गए थे कि दया भाव से ही दवा का जादू उनके बेटे को ठीक कर पाएगा। मैं ये करूँगी महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओह, क्या हुआ है बताओ। मैं ये दवा राजकुमार को जरूर पिलाऊंगी, लेकिन तभी जब बची हुई दवा राज्य के जरूरतमंद लोगों में बांट दी जाए। लेकिन अब ये दवाई ज्यादा बची नहीं है, और मैं भला तुम्हारी बात कैसे मान लूं जबकि इतने ज्यादा लोगों को इसकी जरूरत है। अपनी चिंता के बावजूद राजा ये समझ गए थे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो उन्हें नौकरानी की बात माननी ही होगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मांग को मंजूर करता हूँ। हमारे राज्य में जो भी बीमार है उन्हें महल में लेकर आ जाओ तुम लोग। हमसे जो भी बन पड़ेगा उनकी मदद के लिए हम करेंगे। एल्ड्रिन ने बड़ी सावधानी के साथ हर एक पानी के ग्लास में एक बूंद दवा डाल दी और आखिरी बूंद के पानी में गिरते ही वो बोतल चमत्कारी तौर पर फिर भर गई। हाँ? एल्ड्रिन, ये कैसे हो सकता है? महाराज, मुझे नहीं पता था कि इसमें इस तरह का भी जादू है। मुझे लगता है कि इसके उपचार की क्षमता मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा है। मेरे लालच की वजह से इतना समय बर्बाद हुआ और मेरी प्रजा को भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा। मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। मैं कितने जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकता था। हम जब चाहे अपनी गलतियां सुधार सकते हैं महाराज। जरूरी बात यह है कि हमने उम्मीद और उपचार का एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है। हमारे महान राजा की जय हो। हमारे महाराज अमर रहे। हमारे महाराज अमर रहे। देखो बेटा, हमारी प्रजा कितने खुश है और हमारे राज्य में एक बार फिर से उम्मीद की किरणें झिलमिला रही है। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं असल में बीमार नहीं था, मैंने बस दिखावा किया था ताकि सब कुछ सही हो जाए। मैं समझ गया था कि हम जो कर रहे हैं इससे हमारे राज्य को नुकसान हो रहा है और इसे बदलने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। उम्मीद करता हूँ पिताजी, इस धोखे के लिए आप मुझे माफ कर देंगे। मेरे प्यारे बेटे, इसमें माफी की कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने जो भी किया उससे मेरे राज्य के प्रति मेरी आंखें खुल गई है बेटा, और इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे दया और विनम्रता की अहमियत सिखा दी है बेटा।
और साथ मिलकर हमने अपने राज्य को फिर से सुख और समृद्धि प्रदान की है। प्रजा ने खुशियां मनाई जब उनके प्रियजन वापस तंदुरुस्त हो गए और हर तरफ खुशियों और मुस्कुराहटों की एक लहर दौड़ गई। एकता और दया भाव को मूल मंत्र मानकर राज्य और ज्यादा शक्तिशाली हो गया और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो गया।